जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर, और बात करेंगे गजा की कि आज गजा पर जारी इसराइली जो हमले हैं उसको 2 साल जो हैं मुकम्मल हो गए हैं। वही गजा जो 2 बरसों से आग और खून में जल रहा है, और हम रोज़ाना ही कोई ना कोई नई खबर सुन रहे थे जहाँ हर दिन एक नया अलमिया जन्म लेता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की क़यादत में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के बाद इसराइल ने गजा पर तबाहकुन जंग मुसल्लत की, जो आज तक जारी है। 2 साल गुजरने के बावजूद ना तो कत्लो गारत का सिलसिला रुका, ना आलमी ज़मीर, हम यही कहते हैं कि आलमी ज़मीर कब जागेगा, ना ही वो जागा है। अमरीकी सदर के हमले रोकने के मुतालबे को भी इसराइल ने नज़रअंदाज कर दिया, और हम आज भी देख रहे हैं कि गजा में 24 बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। ख़वातीन हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हमें महफूज नहीं आता। और हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि तमाम ही दुनिया में जो है इसके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं, हर तरह से लोग जो हैं कोशिशें भी कर रहे हैं। और जब मैं सोशल मीडिया देखती हूँ तो वहाँ पे ये कहा जाता है अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पे आके इसके खिलाफ जो है आवाज़ तो उठा सकते हैं। तो भाई आदमी बिरादरी जो है कब जागेगी, और इंसाफ इंसानियत की जो ये कहना चाहिए कि जंग है ये कब खत्म होगी, जो नाइंसाफ़ी की जंग है। इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि आज जो गजा पे जारी इसराइली हमले हैं उनको 2 साल मुकम्मल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 को ये सब स्टार्ट हुआ था। आपके ख्याल में सियासी जो मंजरनामा है उसको इसने कितना तब्दील कर दिया है? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में 7 अक्टूबर की बात, मिडिल ईस्ट की हम बात करें या वेस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ सिचुएशन इज टोटली चेंज। देखें जब ये वाकया स्टार्ट हुआ उसके बाद गजा में फोकस और फिर वेस्ट बैंक में फोकस रहा। इसके बाद सब्सिक्वेंटली इसराइलीज लेबनान की तरफ गए और लेबनान में साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट किया और उनको डिग्रेड किया। और सब्सिक्वेंटली हमने देखा कि वो सीरिया की तरफ गए और सीरिया में भी वहां पर उन्होंने बम्बिंग की एंड दैट वाज द टाइम वहां पे सिविल वार थी। जी। फिर हयात तहरीर शाम जो पार्टी थी इसकी अहमद शरा की, वो आए, दे हैव टेकन ओवर अभी सीरिया, वहां पे तब्दीलियां रुनमा हो चुकी हैं। सब्सिक्वेंटली हमने देखा होती इसके साथ इनकी कन्फ्रंटेशन है जो अभी तक जारी है। और इसके बाद रिसेंटली हमने देखा कतर पे जो स्ट्राइक्स हुए हैं। तो टोटली एक किस्म के हम कह सकते हैं इसराइल ने वहां पे एक्ट किया एज ए रोक स्टेट। और फिर इसमें जो ईरान के साथ 12 दिन की जंग थी वो भी शामिल थी। और बहरहाल ईरान के साथ तो इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी क्योंकि ईरानियंस दे प्रीवेल्ड ओवर इसराइल। और बाकी सिंस के सिविल मलेशियाज थे वो इतना वो रेजिस्ट नहीं कर सके। जी। और लेकिन एज फार एज तो आप पर लेकिन इसमें काफी कुछ चेंजेस वेस्ट एशिया में इसमें आई हैं। और लेकिन एक कंक्लूजन वी कैन ड्रा कि जो अरब ममालिक है इसमें देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन, देयर वाज आप सुने कि देयर वाज नो कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और इसमें इत्तेफाक भी नहीं था एज फार एज जब ये वाकयात हो रहे थे खिते में। जी, मसूद साहब, तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के बाद से फ़लस्तीनी मज़ाहमत जो है किस हद तक मौसर रही है? देखें कि मज़ाहमत तो अभी आई डोंट नो कि इनका मकासद क्या थे। अगर शुरू में जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया 7 अक्टूबर को तो इसका जी। मतलब क्या था? क्या वो हम अकॉर्ड को रोकना चाहते थे? इस सऊदी अरब को वो नहीं चाहते थे कि वो इसमें शामिल हो जाए। अगर आपको याद हो तो उस वक्त ऐसे हालात वाकयात बन रहे थे और बातचीत हो रही थी कि सऊदी में जाइन आजकल में इब्राहिम अकॉर्ड। तो अगर वो था फिर क्या उन्होंने ये नहीं सोचा था रिटेलिएशन इसराइल की तरफ से कितनी बड़ी आ सकती है? और अगर तो उससे मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने वो अपनी वो प्लानिंग की थी। अब कंस्पिरेसी थ्योरीज भी है, इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उनको यूज किया गया जिस तरीके से थे। और आज देखें कि ये गजा के अंदर डिस्ट्रक्शन है टोटल, मतलब एवरीथिंग इज रेज टू द ग्राउंड। 68,000 शहादतें हैं, 1.5 लाख से ऊपर जख्मी हैं और हजारों जो रबल के अंडर है। सो सो द अचीवमेंट तो मैं कह सकता हूँ द ओनली अचीवमेंट इज कि इसराइल को कंडेमनेशन हुई है और इनकी इंटरनेशनली आइसोलेशन हुई है। जी। बहुत सारे ममालिक ने फलस्तीन को एज ए स्टेट एक्सेप्ट कर लिया है, रिकग्नाइज कर लिया है।
और तो लेकिन ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान तो अल्टीमेटली फलस्तीनियों का होगा। एग्जैक्टली आपने खुद भी अभी फिगर आउट किया तमाम बातों को कि 2 साल के दौरान जो है 67,000 फलस्तीनी शहीद हुए, लाखों जख्मी हुए। इस बड़े इंसानी अलमिये पे आज तक जो है हम क्यों ये देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा खामोशी इख्तियार किए बैठा है? आपकी आवाज कट रही थी, जी। मेरे तक पूरी नहीं है। जी मसूद साहब, अभी आपने भी जिक्र किया कि 67,000 फलस्तीनी शहीद हुए, लाखों जो हैं वो जख्मी हुए। इस पर हमारा यही सवाल है आपसे कि अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इस बड़े साने अलमिये पे जो आज तक जारी है, ये वहशियाना तशद्दुद इस वक्त जारी है गजा पे इसराइल का, तो इसको क्यों नहीं देख रहा, क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठा रहा? लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा इस कंसर्न अक़वाम तो फेल हो चुकी है, और आप देखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। ये बिनाने मसले सीज फायर की एक दफा बात हुई थी, वो नहीं हो सका है। वार क्राइम्स की बात हो रही है, वो किसी कोई मानने को तैयार नहीं है। जी। आपने रेजोल्यूशन जो जनरल असेंबली ने सेवरल पास किए, वो नहीं है। सो देखें कि इट इज द बिग पावर जिन्होंने डिसाइड करना है। सिक्योरिटी काउंसिल वाले पावर से एक वीटो कर देते हैं तो बाकी जीरो हो जाते हैं। सो देखें कि इसमें बड़ा अभी आप कह रहे हैं कि इम्बेलेंस है एज फार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज कंसर्न। बस सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है। अदरवाइज जो कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ माइट इज राइट वाली बात है। अमेरिका जो कहता है वही चीजें ऑन ग्राउंड होनी है, और दैट इज द ओनली ग्राउंड रियलिटी है। अक़वाम मुत्तहिदा इज अ टोटल फेलियर, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। चलें, आपने अक़वाम मुत्तहिदा तो कहा कि भाई ये फेलियर है और हमें नज़र भी आ रहा है, एक्सेप्ट कर लिया सबने, लेकिन मुस्लिम ममालिक का जो किरदार रहा है इस तमाम मामले में 2 साल से हम देख रहे हैं, आप समझते हैं कि काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं जी। देखें कि हम आपको मिसाल यही है कि अरब लीग का जो लास्ट ईयर एक इजलास हुआ था, दे फेल्ड कि एक जॉइंट कम्युनिके इश्यू करने में इख्तलाफात थे। जी। फिर उन्होंने डिसाइड किया, इसको लिंक किया विद ओआईसी के, उस वक्त समिट हो रही थी लास्ट टाइम। सो दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं, देखें ना कि आउट 11 मुस्लिम कंट्रीज थे जिन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया है, उसमें से 6 अरब हैं, और उनमें 6 में से 3 गल्फ कंट्रीज हैं। जी। उनमें से किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो स्टैंड लेते हैं और वो कहते हैं जी हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ देते हैं। आज भी वो थ्रेट करते हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको उनका अपना इंटरेस्ट है। क्योंकि वो बेसिकली जो हमास के लोग हैं, ये मुस्लिम, ये अफगान के लोग हैं, अफगान मुस्लिमीन के लोग हैं, वो समझते हैं हार्ड लाइनर्स हैं। अगर ये पावर में रहते हैं तो जो है कि समझते हैं इनके सीरियस इम्प्लीकेशन रीजन में भी आ सकती हैं। जी। सो दैट्स वाई वो भी चाहते हैं कि ये दूर ही रहें। सो हर कंट्री जो भी है, देखें अनफॉर्चुनेटली वो अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है। जी। रहा मुस्लिम कंट्रीज में, स्पेशली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तुर्किया की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, और या जो 8 जो ममालिक में से जो आप अरब को निकाल दे, जो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड लाइन से मिले थे, वो इन कंट्रीज का वेटेज था और ये प्रीवेल कर गए थे, ये बातचीत थी। तो जो भी था 20 थे, 21 पॉइंट्स थे एटलीस्ट, वो कुछ के अभी किसी कोने पे चीजें लेके किनारे पे लेके आए हैं। और जिस तरीके से अभी बातचीत स्टार्ट हुई है शर्म अल शेख में, तो जी। होपफुली थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन। देखें, इमीडिएट कंसर्न ये है कि वहां पे ये लड़ाई रुक जाए और इमदादी जो काफिले हैं वो अंदर दाखिल हो। जिस तरह के आपको पता है हालात है वहां पे, जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, जिस बुरी हालत में है, जी। नफ्सियाती जो उनके इम्प्लीकेशंस आप उसके अलग है, सुकून नहीं है। जो तुम्हारे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है, जिस तरह हमने सेलिब्रेशंस देखी गजा में इस डिसीजन के बाद, तो वो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि वहां के लोग कितने डेस्परेट है अमन के लिए। जी, बिल्कुल। मसूद साहब, आपके ख्याल में क्या पुरअमन और पायदार हल होगा? जी हाँ, लाइकली ये देखें, दिस इज स्टेप स्टेप फॉरवर्ड टू, मैं तो ये कहता हूँ स्टेप फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। आप पहले स्टेप लें और इसमें बातचीत करें, और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प की ने कंडीशंस रखी है, जी। मुस्लिम ममालिक ने इसको इंडोर्स किया है। और देखें, हमास भी तैयार ही है, हमास ने भी चंद तजावीज दी है। उन्होंने ये कहा कि भाई कि पहले ये पार्शियल विड्रॉ करे और सब्सिक्वेंटली फिर दे विड्रॉ टोटली इंडियन, जो इजरायली आर्मी है, तो वो अपने हथियार छोड़ सकते हैं। दे हैव इंडोर्स्ड दी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो वहां पे गजा पे आएगी, उसको भी उन्होंने इत्तेफाक किया है।
तो मेरे ख्याल में उनकी भी रियलाइजेशन है हमास वालों के लिए कि क्या उन्होंने क्या अचीव किया है। इट इज टोटल डिस्ट्रक्शन, किलिंग्स और वगैरह है। तो लेकिन ये है, लेकिन कंक्लूड में मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसराइल चाहता था कि पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स थे कि एलिमिनेशन ऑफ हमास से पॉलिटिकल लीडरशिप, वो नहीं कर सके। जो मार दिए थे उनको रिप्लेस लोगों ने कर दिए। और देन दी मिलिटरीली वो हमास को एलिमिनेट करना चाह रहा था, वो हो नहीं सका। आज ही देखें कि कितनी बड़ी बात है, जिससे वो बातचीत कर रहे हैं वो खलील उल हया है, जिसको उन्होंने टारगेट किया था कतर में, वो जिंदा है और वो आज बातचीत में शामिल है। सो वो इसराइल की फेलियर है। दैट्स वाई अभी इसराइल के अंदर बातें हो रही है, फार राइट वाले दे आर अगेंस्ट नेतन्याहू, और आप देखेंगे इट विल बी वाटरलू फॉर नेतन्याहू। जी। मसूद साहब, क्या दो रियासती हल जो है अब भी मुमकिन है, या ये तस्वुर जो है अब खत्म हो चुका है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। देखें कि आप जिस तरीके से आप देखें 143 कंट्रीज ने इंडोर्स कर दिया है। यूरोपियन फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इंडोर्स करते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने यूरोप को ममालिक को देखा है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को हमने देखा है जो वो स्टैंड ले रहे हैं, और बाकी मुस्लिम कंट्रीज से, स्पेशली सऊदी अरब का है, जब बाकी मुस्लिम कंट्रीज से चंद अरब को छोड़ के बड़ा स्ट्रांग स्टैंड है। और ये देखें कि जो 21 पॉइंट्स थे उसमें टू स्टेट सोल्यूशन शामिल था। फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने वहां से निकाला है। ऑल्दो मसला पेचीदा है, डिफिकल्ट है, इट विल टेक सम टाइम। अल्टीमेटली देखें, जो ओस्लो का पीस अकॉर्ड हुआ था, इसमें क्योंकि दोनों टीमों, जो इजरायलीज और फलस्तीनियों ने एक दूसरे को रिकग्नाइज किया था, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा आइडेंटिटी से, और एक ग्रुप है ऑन ग्राउंड अवेलेबल मौजूद है। सो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इट विल बी टू स्टेट सोल्यूशन, वरना अमन तो वहां पे हो नहीं सकता है। और अब दुनिया मान गई है, इवन अमेरिकन मानते समझते हैं कि इसके बगैर ये यहाँ पे चीजें अमन हो नहीं सकता। जी, बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब हमारे साथ है। आज गज़ा पर इसराइली हमलों को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है हम यही देख रहे हैं कि जो इसराइल का जुल्म तशद्दुद है वो जारी है, और इसके खिलाफ जो है मुस्लिम उम्मा के बारे में कह रहे थे मसूद खान साहब कि भाई उनका वो किरदार नहीं रहा है अभी तक जो उन्हें अदा करना चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।